अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैराफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जियोपॉलिटिक्स का रीलाइन होना। यानी अगर अभी जंग बंद भी हो जाए हर जगह, फिर भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और अलाइंसेस वगैरह जो है टूटेंगे और नए अलाइंसेस बनेंगे और ऐसे ऐसे अलाइंस बनेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। यूरोप टूटने जा रहा है और नया से नया अलायंस बनने जा रहा है। तो फ्रांस और रशिया का इत्तेहाद होने जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन हाथ बढ़ा रहा रशिया से, इस पर बात करेंगे। एक बहुत अहम खबर है कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, उसने नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, बहुत बड़ा। वो ये है कि बांग्लादेश से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से उसने फ्री समझे कि टैरिफ का सेटलमेंट कर लिया है। तो इसके बारे में बताएंगे कि इंडिया से जो टैरिफ का मायदा हुआ था वो बहुत ही घाटे वाला सौदा हो गया। इस पर बहुत ज़्यादा गूंज है और इंडिया को बात समझ ही नहीं आ रही है। कोई भी आदमी डिफेंड नहीं कर पा रहा कि अब इसका क्या करें। तो ये तफसील से बताएंगे। इसके बाद एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब 9वां मुआहिदा जो है कराने जा रहा है। उसका क्लेम यह है कि 8 कॉन्फ्लिक्ट को मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ, सुलह करा चुका हूँ। अब 9वां की तैयारी है, बल्कि काम शुरू हो गया है और वो बहुत अहम है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। यानी वेस्टर्न सहारा को लेकर के ये मोरक्को, अल्जीरिया, मोरितानिया, पोलिसारियो फ्रंट, ये सारी चीज़ के बारे में बताएंगे आज। ये 3 बातें हो गई। चौथा जो है बांग्लादेश के इलेक्शन के ताल्लुक से थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलिया में इज़राइल का सदर गया हुआ था, लोग एहतजाज करने लगे, तो एंथनी अल्बनीज़ी का जो है हुकूमत ने बहुत सख्त बुरा सलूक किया है एहतजाज करने वालों के साथ। और इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर आज जा रहा है कहाँ? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए 7वीं बार जा रहा है। और म्यूनिख में जो है, जर्मनी में जो है, वो सिक्योरिटी समिट जो हर साल होती है, इस बार 62वां है। तो वो समझ जाइए कि 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो म्यूनिख की जो सिक्योरिटी डायलॉग है, ये पिछले साल बहुत अहमियत हासिल कर गई थी, क्योंकि जेडी वेंस आया था और वो जो है बहुत सख्त तकरीर करके चला गया था, बल्कि यूरोप वालों को बहुत कुछ सुना के चला गया था। इस लिहाज से वो लोग डर रहे हैं कि इस बार भी बुलाएंगे तो इस बार भी खूब जो है सुनाएगा। और इसके बाद जो है बात की जाए तो क्यूबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यूबा में इतनी हालत ख़राब है कि अब वहाँ पर एयरलाइंस वगैरह अब जाना बंद कर दिए हैं कि फ्यूल है ही नहीं, तो वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ से भर करके कैसे उड़ान भरेंगे, तो कैंसिल ही कर देते हैं। जापान के ताल्लुक से बात की जाए तो जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है सनाए तकाइची, उसने नया इलेक्शन कराया, उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उसको, जिसके वजह से वो तो एकदम 7वें आसमान पे जो है घूम रही है। और एक खबर जो है कि अमेरिका के डॉलर को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ हो रही है, उसका वैल्यू गिरता चला जा रहा है। रशिया भी एक तरफ जो है उसको डिच कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और अब जो है जापान भी करना शुरू कर दिया है। रशिया ने कहा है कि मैं अब अपना एसेट जो है 400 बिलियन के बकदर कीमत के बकदर सोना जमा कर चुका हूँ। अब वो पहले लोग जो है रिज़र्व करेंसी जो है, रिज़र्व दौलत एक लिहाज से समझिए, वो डॉलर की शक्ल में रखते थे, डॉलर ख़रीद के रखते थे। आप कह रहे हैं ये डॉलर ये लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, तो अब मैं सोना रखूँगा। तो यानी सोना रखने का मतलब ये है कि ये डॉलर को नहीं ख़रीद रहे हैं, तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड कम हो जा रहा। फिर चाइना ने कह दिया, अपने बैंकों को ऐलान कर दिया है
कि ये जो है आप जो दौलत ख़रीद के रखते हैं डॉलर में, तो उसको कम कीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। तो उसके वजह से भी डॉलर की हालत ख़राब है। और अभी सनाए तकाईची जो है वो जीत करके आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के, तो उसके वजह से उसकी करेंसी मजबूत हो गई है। तो फिर एक की मजबूती दूसरे की कमज़ोरी बन जाती है, डॉलर थोड़ा कमज़ोर होने लगा है। तो ये सारी बातें आज इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो मिली है कि इजराइल जो है दरिंदगी कर ही रहा है, वेस्ट बैंक में भी और गज़ा में भी अभी भी हमला वगैरह कर रहा। और दूसरी दर्दनाक खबर जो आई है वो कनाडा से आई है। कनाडा के एक स्कूल में मास शूटिंग हो गया। एक आदमी जो है वो गोली चलाने लगा, खुद भी मर गया है और कईयों की जान ले लिया है। ये ब्रिटिश कोलंबिया जो यहाँ पे किनारे में है, यहाँ पे ये मामला हुआ है। 25 लोग बच्चे जख्मी हैं। तो देखिए अब उसमें किसके मतलब इसके पीछे कौन है, वहाँ तो समझे किसी का भी मूड ख़राब होता है और जो है लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इतने सारे हेडिंग हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे अहम खबर तो यही है कि रशिया और फ्रांस में जो है ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। अब ये कहाँ से मालूम हुआ? तो ये पहले ही 2-4 रोज़ पहले ही ये खबर आई थी कि फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन को भी एडवाइस दिया है कि इस तरह अमेरिका के पीछे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। यूक्रेन का मामला हो या यूरोप का मामला हो, ये हम लोगों का मामला है और अमेरिका अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो हम लोगों को डायरेक्ट बात करनी चाहिए रशिया से। चलो रशिया से बात करते हैं। लेकिन ये समझिए कि यूके का जो के स्टारमर है या जर्मनी का, ये सब तो अमेरिका के ही ग़ुलाम हैं। तो इसने अपने तरफ से फिर खबर भिजवाया, अपना एडवाइज़र भेजा कि हम पुतिन से बात करना चाहते हैं। तो पुतिन ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि कोई मसला नहीं, ठीक है बात करो। तो ये असल में मसला तो ऊपर तो यही है कि यूरोप का मामला है। लेकिन कल जो मैं आप लोगों को बताया था तो वो असल मामला है कि फ्रांस बिल्कुल तन्हा पड़ गया है। अब फ्रांस को अपना जो ईगो बहुत है। तो अमेरिका जो है फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ाता ही रहता है, डोनाल्ड ट्रम्प आप देखते ही हैं। फिर जो है के स्टारमर जो है वो भक्त है समझिए डोनाल्ड ट्रम्प का। और यूरोपियन यूनियन में जो दोस्ती थी फ्रांस और जर्मनी की, तो जर्मनी भी जो है अपना रास्ता अलग देख रहा है। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, ये अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। इसको फैक्ट्री की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, इसको एग्रीकल्चर का ज़्यादा फिक्र है। तो इसने जो है फ्रांस को छोड़ करके इटली को साथ ले लिया है, जॉर्जिया मेलोनी को, और फिर जा कर के जो है साउथ अमेरिका से जो है ट्रेड डील वगैरह कर लिया है। तो ये बेचारा तन्हा पड़ गया है। तो अब सोच रहा है कि अच्छा ठीक है, अमेरिका भी छोड़ दिया, यूके भी छोड़ दिया, जर्मनी भी छोड़ दिया, तो ठीक है हम भी चले जाते हैं रशिया के पास, चाइना के पास। तो ये असल मसला है। तभी देखिए ये बात कहाँ तक आगे बढ़ती है। लेकिन ये तो मतलब न्यूज़ में आना शुरू हो गई। अगर आप बोलेंगे तो मैं चलिए एक दिखाई देता हूँ। फ्रांस एंड रशिया रिलेशन, देखिए तभी जो है आर्टिकल देखिए, क्रेमलिन कंफर्म्स फ्रांस हैज रिस्टोर्ड टेक्निकल लेवल कांटेक्ट विथ रशिया। ये देखिए कितनी दूरी है। पुतिन भी मजाक करता है, जिससे नहीं मिलना रहता है तो ये इतना लंबा चौड़ा लगा देता है। तो ये देखिए भी इमैनुअल मैक्रोन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 19 घंटा पहले की बात है, ये 2-3 रोज पहले की खबर है। अब क्रेमलिन ने भी जो है कंफर्म कर दिया है। जैसे अमेरिका का जो है व्हाइट हाउस रहता है ना, वहाँ से डिसीजन होता है, तो इसी तरह रशिया की राजधानी तो मॉस्को है, क्रेमलिन वो समझिए कि व्हाइट हाउस की जगह पे। तो ये मामला है। तो देखिए कि किस तरह ये मामला हो रहा। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर, इंडिया को जो बड़ा झटका लगा है वो ये है कि ट्रेड डील को लेकर के, मैं तो पहले ही बता दिया था कि वो ट्रेड डील नहीं था, वो सरेंडर था। और वो ये था कि रशिया से जो है तेल नहीं लेना। अब वो बात बिल्कुल मुकम्मल हो गई। वो
फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाता है कि सही बात है क्या कि आप तेल नहीं खरीदने का वादा किए हैं? वो कहते हैं पीयूष गोयल से जाके पूछो। पीयूष गोयल से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर से जाके पूछो। तो इसका मतलब यह है कि ये पूछो पूछो में मतलब यह है कि मामला गलत है। और अब तो समझ जाइए कि रशिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये सही नहीं हो रहा हमारे साथ। और सर्गी लेवरोव ने भी कहा है कि एक तरफ अमेरिका जो दोस्त बनता है, दूसरी तरफ हमारे दोस्त को प्रेशर डालता है कि उससे ना खरीदो। ये कैसी दोस्ती है? तो वो बात बिल्कुल सरेंडर वाला मामला है। उस सरेंडर में भी जो है 18% पे जो टैरिफ आया और उसके बदले में अमेरिका ने बहुत कुछ लिया, धमकी भी दिया है कि ये 25% तो हम रशिया से तेल खरीदने वाला कम किया हूँ, वो तो 25% है, और ये 25% टैरिफ था, ये 7% तुम हमारे यहाँ जो इन्वेस्ट करोगे उसका है। तो इसके बारे में ये मत समझो कि धोखा दे दोगे मुझे। हम इस पर गौर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसे ही हमें खबर मिलेगी कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा है, वैसे हम कैंसिल कर देंगे। अब फिर से जो है 25% थोप देंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर आपको जो है बात ही माननी थी तो शुरू ही भी बात मान लिए होते। इतना ज़्यादा नुकसान करा करके क्या फ़ायदा? कितनी फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई, ये सारी चीज़ें। तो पछता करके जो है पेड़ा खाने की क्या ज़रूरत है? फिर भी लोग कह रहे थे चलो कोई मसला नहीं, बात समझने में, वेट एंड वॉच करने में टाइम लग जाता है। तो कम से कम ये तो है ना कि टेक्सटाइल वगैरह में आप जो है मज़ा आ जाएगा, क्योंकि समझ जाइए कि बांग्लादेश वगैरह पे 20% है, पाकिस्तान पे 19% है, और इंडिया पे जो है 18% है। तो असल मुकाबला तो बांग्लादेश से रहता है, तो 2% ज़्यादा है, तो वो जो पीछे रह जाएगा। और पाकिस्तान 1% कम से कम आगे है, तो 1% पे भी बहुत गेम हो जाता है। तो इस तरह से टेक्सटाइल फिर बूम कर जाएगा। तो यही दलील दे दे करके समझिए कि वो जीत रहे थे। कल ये एक खबर आई कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक सेक्रेट डील कर लिया है अमेरिका से, और उस डील में यह हुआ है कि 20% जो था उसको घटा करके अब 19% कर दिया है। चलो 1% घटा दिया है कि ओवरऑल जो भी सामान है उस पर जो है 19%, 1% घटा देते हैं, यानी पाकिस्तान के बराबर हो गया। और टेक्सटाइल वाला जो मामला है, कपड़े का जो भी सिलने वाला मामला है, शर्ट हो, टी शर्ट हो, पैंट हो, जो कुछ भी हो, उस पर 0 टैरिफ, एक शर्त के साथ। वो शर्त यह है कि अगर अमेरिकन कॉटन से वो कपड़ा बना हुआ है तो उस पर 0 टैरिफ लगेगा। अभी ये देख तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा ओके, कोई मसला नहीं है, कॉटन हम इंडिया से खरीदते थे, अभी आपसे खरीद लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये आप देख लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को विन विन सिचुएशन है कि अपना जो है रॉ मटेरियल भेजेगा, यहाँ से जो है फिनिश प्रोडक्ट आके यहाँ बिकेगा, उसको भी कोई घाटा नहीं है, और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को भी कोई घाटा नहीं है, 0 टैरिफ हो गया है। और घाटा है तो ये सारे लोगों को घाटा हो जाएगा। पूरी मार्क अगर ये 6 महीना अगर ऐसे रह गया, अगर इसका कोई हल नहीं निकाला इंडिया ने, तो पूरे के लिए तबाही हो जाएगी। टेक्सटाइल में जो है पैसा कम इनकम रहता है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जॉब बहुत ज़्यादा होते हैं। सिलाई मशीन आप जानते ही हैं, तो लाखों लाख लोग जो है नौकरी पाते हैं, उसमें सिलाई करते रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, और अपना घर बार चलाते रहते हैं। तो फ़ायदा नुकसान जाने दीजिए कि कोई कहेगा इतना ही बिलियन के जो है टेक्सटाइल है, ये है, वो है, उसमें मत ध्यान दीजिए। ये फैक्ट्रियां बंद होगी तो लाखों लाख जॉब चली जाएगी। मैं खुद जो है एक फैक्ट्री में जाता था जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए, यह मानकोली में 1500 जो है कारी सिलाई मशीन के चलाने वाले रहते थे फैक्ट्री में। एकदम यहाँ से वहाँ तक ताहत निगाह समझ जाइए कि मशीनें लगी रहती थी। मतलब जुमा में जो है जगह ही नहीं रहती थी, इतने आ जाते थे वो लोग। तो ये समझिए एक छोटी सी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह तो इसमें जो है अगर ये 6 महीना भी चल गया तो सारे जॉब जो है बांग्लादेश वाले खा जाएंगे। अब बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें, इंडिया से भी बहुत आगे हैं। सबसे ज़्यादा तो चाइना आगे है, लेकिन उसके बाद जो है बांग्लादेश आ गया। तो ये बड़ी मुसीबत है, मतलब नींद हराम कर देने वाली मुसीबत है। मैं देख रहा था बड़े बड़े राइट विंग को जो है डिफेंड ही नहीं कर पा रहे थे।
तो ये देखिए बड़ी मुसीबत है, कैसे क्या होता नहीं होता। साथ में ये भी बात कर ही लेते हैं, बांग्लादेश में कल इलेक्शन है, तो देखिए कौन जीतता है। तो कांटे की टक्कर तो बता रहे हैं लोग, अलायंस की लड़ाई है। अब ये जमात इस्लामी वाले जीतते हैं या डॉक्टर तारिक जीतते हैं, और बहुत कांटे की टक्कर है। ये समझ जाइए कि कांटे की टक्कर कितनी मालूम है। सर्वे में बता रहा है कि इसको 44.1% वोट, और इसको जो जमात इस्लामी को कितना है 43.9%, यानी सिर्फ 0.2% का फर्क है। और इसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है और इसका ग्राफ जो है वहीं पे है या नीचे आ रहा है। लेकिन असल में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मेन मसला क्या है ना कि इसके भी अपने कोर वोटर हैं, इसके भी अपने कोर वोटर हैं। मेन मसला जो है अवामी लीग का है, शेख हसीना की पार्टी, उसको बैन कर दिया गया है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब ये इनके जो वोटर हैं वो किधर स्विंग करेंगे, वो असल देखने की बात है। तो ये असल में स्विंग के बारे में कोई भी सर्वे वाला कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये इलेक्शन के रात में ही जो है ये स्विंग होंगे, डिसीजन लेंगे कि हमको इधर जाना है या इधर जाना है। इस लिहाज से पहले कोई नहीं बोल सकता, जो भी बोलेगा अंदाज़ा लगाएगा, क्योंकि ये बड़ी तादाद है एक, और ये स्विंग करने वाले हैं। अभी इनका डिसीजन इधर हो जाएगा, इधर नहीं तो फिर इधर हो जाएगा, और हम लोग तो एक आर्टिकल पढ़ करके माइंड बना लेंगे। तो इस लिहाज से ये रात में जो है, आज रात में स्विंग होने वाले हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका मूड इधर बनेगा, जिधर ये घूमेंगे उधर ही जाएंगे। तो आइडियोलॉजी के लिहाज से तो मैं बताया था कल कि इनको जो फेवर ये करता है कि इधर हम चले जाते हैं, लेकिन इनको उम्मीद के लिहाज से इधर जाने में मज़ा है कि ये अगर आ जाएंगे तो फिर जो है इनको हटाना आसान होगा और इनको हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से देखिए कि क्या होता है। तो कांटे की टक्कर है, वो फिर भी देखिए। इसके बाद अगर बात की जाए, गेट खोल दिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप, एक मिनट में आता कोई आ रहा। हाँ, इसके बाद हम लोग बात करने वाले थे इसके ताल्लुक से। डोनाल्ड ट्रंप जो है दिमाग लगा रहा है और 9वां जो है कोशिश में। तो पहले 8 जो वो क्लेम करता है उसमें कितना दम है पहले वो देख लेते हैं। वो कहता है कि 8 जंगों को मैं रुकवा चुका हूँ, कन्फ्लिक्ट को सुलझा चुका हूँ, और फिर भी हम मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिए। तो कोई मसला नहीं, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो 8 पहले गिनती कर लीजिए। उसका कहना यह है कि आर्मीनिया, अज़रबैजान, एक इसको मैं जो है कॉन्फ्लिक्ट सुलझाया। अब देखिए आर्मीनिया को खींच लिया अपने तरफ उसने, और ट्रेड डील भी इनके साथ हुआ है, एक क्लास बड़ा मुआहदा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर वो कहता है कि मैं इसको जो है कंबोडिया और थाईलैंड में जो सुलह कराया हूँ, तो ये 2 हो गए। फिर इंडिया और पाकिस्तान में कराया था, तो 3 हो गए। इसके बाद उसका कहना यह है कि इज़राइल और ईरान में कराया था मैं, तो 4 हो गए। इज़राइल और हमास में कराया हूँ, तो ये 5 हो गए। इजिप्ट और इथोपिया में कराया हूँ, डैम को लेकर के मसला है, तो 6 हो गए। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा में कराया हूँ, तो ये 7 हो गए। और एक और कोई कराया हूँ, कौन सा है, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, और ये इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, और ये इज़राइल, हमास, इथोपिया, और ये एक और कोई है याद नहीं आ रहा। क्या 8 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये सर्बिया और कोसोवो में करा, तो 8। तो ये 8 के बारे में दावा कर रहा। इसमें कितना सही कितना गलत ठीक है, कोई मसला नहीं। 9वां जो है वो उसने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अहम है हम लोग के जानकारी के लिहाज से, और जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो बहुत अहम है।
वो है वेस्टर्न सहारा को लेकर के। ये देखिए वेस्टर्न सहारा, ऐसे ये 50 साल से मसला चल रहा है, जंगें भी हो चुकी है, लेकिन मसला सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये इजिप्ट है, ये लीबिया है, ये अल्जीरिया है, ये मोरक्को है। तो इजिप्ट को बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया था, लीबिया को इटली ने कब्ज़ा कर लिया था, और टूनीशिया, अल्जीरिया और इसको जो है फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया था, और मोरक्को को स्पेन ने कब्ज़ा कर लिया था, और स्पेन ने ही इसको भी कर लिया था, वेस्टर्न सहारा को भी, और मोरितानिया को जो है फिर फ्रांस ने किया था। तो स्पेन जो है यहाँ से निकल गया, ये समझिए 1975 में। तो 1975 में जब निकला और इसको आज़ादी मिल गई मोरितानिया को, मराकश को, जिसकी राजधानी रबात है, तो इसने इस पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सहरावी अरब कहलाते, या सहरा, क्या नाम है इसका, डेजर्ट ऑफ सहरा, सहरा माने रेगिस्तान कहलाते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है। तो ये सहरावी अरब कहलाते हैं। तो ये लोग कहते थे कि जैसे आपका मुल्क बना है वैसा हमारा भी मुल्क बन जाए, लेकिन अगर नहीं, तुम लोग अलग मुल्क हो ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, बांट लिया, मोरितानिया वाले ने और मराकश ने, यानी 3 हिस्सा कर लिया। 2 हिस्सा जो है वो मराकश ने अपने में मिला लिया, और मोरितानिया वाले ने 1 हिस्सा ले लिया। मोरितानिया की जो राजधानी है नवाकशोत, ये देखिए नवाकशोत, और मोरक्को की जो है मराकश रबात। ये तो यहाँ पर जो सहरावी अरब वाले थे वो लोग जो है एहतजाज किए, नहीं ऐसे गलत बात है, और इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पोलिसारियो फ्रंट। इसको बैकिंग दे रहा था अल्जीरिया, और ये कम्युनिस्ट लोग थे, तो फिर जो है रशिया वगैरह सब दे रहे थे। तो यहाँ पर फिर यह है इन लोगों की जंग शुरू हो गई। तो फिर मोरितानिया तो कहा कि भाई हम बाद आते हैं, हमको नहीं चाहिए, जाओ मैं निकल जाता हूँ, कौन लड़ाई करेगा। तो जैसे ही मोरितानिया वाले जो है 1979 में निकल गए, तो मराकश वाले जो है उस पर भी कब्जा कर लिए। तो यानी कि जो उनके हिस्से में आया था उस पर भी कब्जा कर लिए, और मोरितानिया जो छोड़ के गया उस पर कब्जा कर लिए। अब जो है लड़ाई रह गई किस में, मराकश में और पोलिसारियो फ्रंट में। तो बिल आखिर जो है ये समझिए कि 80% पर जो है वो इसका कब्ज़ा हो गया मराकश का, और 20% पे जो है वो पोलिसारियो फ्रंट का कब्ज़ा रहा। और उन लोगों ने अपनी एक हुकूमत भी बनाई जिसका नाम दिया SA, सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, DR, सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट, 20%। अब यहाँ पर अगर हुकूमत बनाते तो मराकश वाले मार करके ही कर देते। तो यहाँ पर जो है अल्जीरिया में एक जो है उसको शहर दे दिया गया, तो यहाँ पर जो है इनकी गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। जैसे तिब्बत वालों की कैसे है यहाँ पे धर्मशाला में इंडिया में, तो वैसे यहाँ पे। तो बहुत सारे महाजरीन भी यहाँ पे हैं इस इलाके के, और यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट भी चलती है। लेकिन ये सब इलाके में जो है इनका 20% पे इनका कंट्रोल है और 80% पे इनका कंट्रोल है। अब अफ्रीकन यूनियन वाले जिसमें जो है 54 ममालिक हैं, वो लोग भी ये पूरे को इसी का मानते हैं कि नहीं, ये सहरावी अरब लोगों की अलग कंट्री है वेस्टर्न सहारा, और ये मोरक्को का नाजायज़ कब्ज़ा है। तो इस लिहाज से इनके पास ताकत थे, लेकिन इनके पास जो है मोरल सपोर्ट था सब लोगों का। लेकिन 2020-21 में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने मोरक्को को कहा कि देखो गिव एंड टेक करते हैं, अगर तुम हमारी बात मान लिए तो हम तुम्हारा जो है क्लेम वेस्टर्न सहारा पे तस्लीम कर लेंगे, और हम तस्लीम कर लिए तो हम तो सुपर पावर हैं। तो कहा कि क्या बदले में देना पड़ेगा, तो कहा कि मैं तुम्हारे जो है वेस्टर्न सहारा का क्लेम तस्लीम कर लेता हूँ, तुम जो है इजराइल को तस्लीम कर लो, अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाओ। तो इसने कहा कि ठीक है। तो वो जो UAE, बहरीन और मराकश का मामला हुआ था,
वो इसी वजह से हुआ था। तो इसने जो इज़राइल को तस्लीम कर लिया, 1 साल के बाद इज़राइल ने भी इसको भी तस्लीम कर लिया, और अमेरिका ने जो है वेस्टर्न सहारा को तस्लीम कर लिया कि ये मराकश का हिस्सा है। तो इसके वजह से पोलिसारियो वाले के जो है थोड़ा क्लेम कमज़ोर हो गया। तो अभी भी मामला यही है कि पोलिसारियो के साथ जो है अल्जीरिया है, अल्जीरिया के साथ जो है ये है रशिया है, और इसी को लेकर के अल्जीरिया मोरक्को में बहुत सख्त लड़ाई रहती है। समझिए कि जैसे कश्मीर को लेकर के कैसे इंडिया पाकिस्तान में मामला रहता है, वैसे ही इन दोनों में जंगें भी हो चुकी है। अभी दोनों की जो है लड़ाई है, ये कहता है कि तुमको जो हम फ़िज़ाई हदूद नहीं दाखिल करने देंगे, अगर तुमको ये एशिया में जाना है, ईस्ट में जाना, तो ऐसे करके ऊपर से जाओ, कहीं से इधर से नहीं जाने देंगे, इधर से। क्योंकि यहाँ पर का जो एक मामला हुआ था, पोलिसारियो फ्रंट का एक लीडर था, वो कोरोना में बीमार पड़ गया था, तो वो जो है फ्रांस इलाज कराने गया था, तो इसमें बहुत वो हंगामा हुआ था। ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चलो इस मामले को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में क्या है, ये लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी दे दो, अब मराकश वाले कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा ज़्यादा हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, कुछ आप जो है अख्तियार दे देंगे, लेकिन आपको हमारे ही झंडे के तले रहना है। जबकि मराकश वाले ने कहा था, वादा किया था कि हम आपको रेफरेंडम के जो है अख्तियार देंगे, कि करा लो रेफरेंडम, और ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अलग मुल्क बनाना तो अलग मुल्क बना लेना, और हमारे साथ रहना तो हमारे साथ रहना। लेकिन बाद में ये लोग मुकर गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सब लोग आओ। अभी फॉरेन मिनिस्टर लोगों पे मुलाकात हो रही है, तो मराकश का जो है फॉरेन मिनिस्टर, फिर जो है मोरितानिया का भी तुम भी आ जाओ, और अल्जीरिया वाले तुम भी आ जाओ, और पोलिसारियो वाले तुम भी आ जाओ, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अमेरिका की जो वहाँ एम्बेसी है उसमें बैठ करके चलो स्टार्ट करो, बात शुरू करो, और फिर देखो कैसे बात से बात निकलती है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का डंडा भी है, कैरेट भी है। तो ये देखिए, ये मामला जो है सॉल्व हो सकता है या नहीं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये एक अच्छी खबर आ रही है कि ये मामला सॉल्व होने वाला है। अब इसके बाद बात की जाए तो डॉलर जो डिच हो रहा है उसके ताल्लुक से मैं बता ही दिया कि रशिया जो है वो अब डॉलर ख़रीदता ही नहीं है रिज़र्व करेंसी के तौर पर, और चाइना ने भी सख्त वार्निंग खुला आम दे दिया है कि अब जो है ख़रीदना ही नहीं है, और जो है उसको धीरे धीरे बेचना है। यानी समझ जाइए ना कि पहले जो है 20-25 साल पहले 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी जो है रिज़र्व करेंसी थी, अभी जो है आधी रह गई है। तो ये धीरे धीरे अब किसी रोज़ भी जो है चाइना डंप कर सकता है, किसी रोज़ भी डंप कर सकता। और यहाँ पर जो है मैं बताया कि कनाडा में जो है वो मास शूटिंग हो गई है, और यहाँ पे जो है जर्मनी में म्यूनिख की जो है डायलॉग होना है। मार्क कार्नी कह रहा कि ठीक है हम आ रहे हैं यहाँ पे, और मार्क कार्नी की तकरीर जानते हैं कि वो अभी जो स्विट्ज़रलैंड के जो है इसमें डेवोस में हुआ था, तो वो छा गया था, तो फिर तकरीर करने के लिए आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर गुस्सा आ जाएगा कि फिर सख्त तकरीर करेगा, और यहाँ पर तो एक और सख्त तकरीर होगी, वो समझिए कि जेडी वेंस की भी होगी, क्योंकि उसने भी सख्त तकरीर की थी। तो ये सारे लोग घबराए हुए हैं। अब चूँकि हर साल ये करते हैं तो करना ही है, लेकिन घबराए हुए बहुत है। तो 2 दिन का ये समिट है, तो देखिए कि मामला क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये, कौन कैसी तकरीर करता है, और इसमें जो डिफेंस पॉलिसी तय होती है कि डिफेंस के लिहाज से आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या प्लानिंग है, बताइए सब लोग। बकिया जो है ईरान और अमेरिका के जंग के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो समझ जाइए कि आज बेंजामिन नेतन्याहू जा रहा है और पहुंचेगा, आज मुलाकात होगी इससे डोनाल्ड ट्रंप से। तो उसने तो जाते के साथ ही कह दिया है कि देखो मैं 7वीं बार मुलाकात करने जा रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारे ताल्लुकात कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो वो समझिए कि एक क्लास से डिक्टेट करने जा रहा है। सब की फाइल जो है ना ये इन लोगों के पास है, एप्स्टीन फाइल ने सब कॉपी कर दिया। तो इस लिहाज से जो है अब यहाँ से ये जो डिक्टेट करेगा तो उसी हिसाब से फिर ईरान से मामला होगा। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। और ये एप्स्टीन फाइल की वजह से जो है, हाँ एप्स्टीन फाइल की वजह से
ये समझ जाइए कि स्टारमर रिज़ाइन दे सकता है, बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो जो है रिज़ाइन दे दे। और हो सकता है कि एक मुस्लिम खातून, कश्मीरी मुस्लिम खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए फर्स्ट मर्तबा, शबाना महमूद। तो जब वो अभी समझिए कि दबाव बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन देखिएगा कि जो है 1-2 महीना में ऐसा हो सकता है, तो ये मे भी पॉसिबल है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों शेयर कर दूं। और सनाए तकाची जो है बहुत लैंड स्लाइडिंग विक्ट्रीज पाई है, उसका अलायंस ने तो एकदम छप्पर फाड़ करके जो है सीट लेकर के आए हैं, तो वो आप तो एकदम एग्रेसिव मूड में जो है बात करेगी। और बहुत दिनों के बाद ऐसे जो है मेजोरिटी मिली है, अब वो जैसा चाहे कानून वगैरह बना सकती है। 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा सीट आई है उसको। तो इस लिहाज से अब यह है जापान भी जो है हो सकता है कि अगर ये जंग वगैरह के ज़्यादा माहौल बने तो न्यूक्लियर वेपन की तरफ वो भी सोच सकते हैं। और जापान अगर चाह ले न्यूक्लियर बम बनाना तो ये समझिए कि झटके में भी बना सकते हो। तो इस लिहाज से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।